नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जी हाँ, कि हम सांस लेते कैसे हैं, कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो हमारे को सांस लेने में मदद करती हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका सांस लेने में कंट्रीब्यूशन है और क्या कंट्रीब्यूशन है। साथ ही में आज हम थोड़ी सी सांस लेने में गणित भी पढ़ेंगे। अरे घबरा तो नहीं गए? तो बेटा ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी इजी मैथ्स है सांस लेने में कि आप देखते ही समझ जाओगे और पहचान जाओगे। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हम ह्यूमंस, हम इंसान हमारे फेफड़ों से सांस लेते हैं, बाकी जानवर जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़े हैं वो कैसे सांस लेते हैं। तो अभी क्या मान लो आप, एक छोटा सा रिवीजन है। ठीक है, तो देखो क्या है, प्रोटोजोअन्स हमने पढ़े थे। तो जो प्रोटोजोअन्स थे वो कैसे सांस लेते हैं, अपनी प्लाज्मा लेमा से या फिर पेलिकल से। ठीक है, जो स्पॉन्जेस होते थे वो कैसे सांस लेते थे, उनके जो सेल्स होते थे उससे सांस लेते थे, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सांस लेते थे। याद है? हाइड्रा बॉडी वॉल से सांस लेता था। टीनोफोरा कोम्ब जेलीज जिनमें कोम्ब प्लेट्स होती थी वो बॉडी वॉल से सांस लेती थी। प्लैटीहेल्मिन्ट्स, तो प्लैटीहेल्मिन्ट्स किससे सांस लेते थे, बॉडी सरफेस से। तो जो फ्री लिविंग वाले होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, जो पैरासिटिक नहीं होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, बॉडी सरफेस से। और जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि टेपवर्म, लिवर फ्लूक, फैसियोला, जो हमने पढ़े थे, जिनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पढ़ा है कि हमने या नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। निमैट हेलमिन्ट्स जिसमें कि स्कैरिस आता है हमारा, स्कैरिस जो होता है पैरासाइट, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जबकि जो फ्री लिविंग होता है रैबिडिटिस, वो बॉडी सरफेस से लेता है, बॉडी वॉल से अपनी क्या ब्रीदिंग करता है। एनालिड्स, अर्थवॉर्म, लीच, अर्निकोला, एम्फीट्राइट, टेरेबेला, नीरीस, ये सब कैसे लेते हैं, बॉडी वॉल से लेते हैं। और नीरीस में तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, गिल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन होता था उसको हम क्या बोलते थे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो गिल्स से होता था उसको क्या बोलते थे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आर्थ्रोपोड्स में हमने अलग अलग तरीके के, भतेरे तरीके के रेस्पिरेशन के मोड्स देखे थे। क्रेफिश और प्रॉन्स में गिल्स होते थे जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते थे। इंसेक्ट्स, सेंटिपीड्स, मिलीपीड्स, टिक्स, पेरिपैटिस में हमने ट्रैकिया देखा था, ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखे थे। स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स में क्या देखी थी, बुक्स देखी थी, बुक लंग्स देखे थे, राइट। और माइट्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन से। लिम्यूलस में बुक गिल्स होते हैं, उनसे रेस्पिरेशन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो मॉलस्क में हमने क्या देखा था, उनके जो गिल्स होते हैं, 2 गिल्स होते हैं उनियों में और एक टिनिडियम होता है। एक गिल होता है किसमें, एक गिल होता है और एक पल्मोनरी सैक होता है पिला में, राइट। सो इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको याद है ट्यूब फीट हुआ करते थे इकाइनोडर्म्स में, और डर्मल ब्रैंके हुआ करते थे, उनसे रेस्पिरेशन होता था। हेमिकॉर्डेटा बेलानोग्लॉसस में कैसे होता था, फेरेंजियल वॉल से रेस्पिरेशन होता था, मिट्टी के नीचे रहता था वो, याद है। और फिर हम आते हैं कॉर्डेटा पे, यूरोकॉर्डेटा जिसमें हर्ड मेनिया था, वो फेरेंजियल वॉल से रेस्पिरेशन करता था। सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रांकियोस्टोमाटा, एंड वो किससे करता था रेस्पिरेशन, वो भी फेरेंजियल वॉल से करता था। वर्टिब्रेट्स में अगर हम आए तो फिशेस और साइक्लोस्टोमाटा किससे करते थे, गिल्स से करते हैं, राइट। फिशेस किससे करती हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं। एम्फीबियंस में तो बहुत सारे तरीके थे, वो स्किन से भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करते हैं, और उनके पास लंग्स भी होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब के पास क्या होता है, लंग्स होता है। तो हमने हमारा जो एनिमल किंगडम है उनका एक बार रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। बाकी स्ट्रक्चर्स की या बाकी पॉइंट्स की भी आप ऐसे ही टेबल बना के याद कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है,
चलिए अब आइए देखते हैं कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन जब होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब पहली एक चीज होगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज होगी। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 सीक्वेंस में चलेगा। इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें ये नहीं होगा कि पहले थर्ड स्टेप हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, नहीं, एक के बाद एक जैसे लाइन लगी हुई है, पहले 1 2 3 एंड 4, वैसे ही रेस्पिरेशन हमारा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने सांस अंदर ली, मतलब ब्रीदिंग जो है इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। इतनी बात समझ आ गई कि ब्रीदिंग हमने क्या बोला, ब्रीदिंग क्या होती है कि बस हमने सांस अंदर ली, सांस छोड़ दी, ये ब्रीदिंग होती है। लेकिन उसमें क्या होगा, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया, दूसरा स्टेप क्या होगा, जो गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन होगा। किसके थ्रू डिफ्यूजन होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। जो हमने क्या बनाई थी, एक एल्वियोलाई बनाई थी, याद है आपको, हमने कुछ ऐसी एल्वियोलाई बनाई थी और उसके चारों तरफ हमने कुछ ऐसी क्या बनाई थी, ब्लड की कैपिलरीज बनाई थी। क्या बनाई थी, ब्लड की कैपिलरीज बनाई थी, जिनको हमने क्या कहा था कि वो इससे बहुत ही इंटीमेट तरीके से जुड़ी हुई हैं। क्या है, बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या करती हैं, एल्वियोलाई के पास जो ऑक्सीजन आया वो ये खुद ले जाती हैं और टिश्यूज से ये जो CO2 लाती है वो ये इनको दे देती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, समझ आई आपको? ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड क्या करेगा, गैसेस को लेकर जाएगा और लेकर आएगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, और टिश्यूज और ब्लड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ये एक्सचेंज कहाँ है, बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद जब ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, ब्लड लेकर जब जाएगा ऑक्सीजन को टिश्यू के सेल्स के पास में लेके जाएगा। तो जो सेल्स हैं उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड ले लेगा और ब्लड के पास जो ऑक्सीजन है वो क्या होएगा, वो सेल्स को दे देगा। इतनी बात समझ आ गई? तो एक्सचेंज में क्या हो रहा है, एक नई स्लाइड लेकर हम देखें यहाँ पर। तो क्या है, पहले हम लिख लेते हैं एल्वियोलाई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एल्वियोलाई। तो लिखते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई है, राइट। अब एल्वियोलाई का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लें तो ये स्ट्रक्चर हो गया एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई के ऊपर क्या है, एल्वियोलाई के ऊपर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। क्या है, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब एक कौन सी है, एक इनमें क्या है, एक तो इसमें क्या लेके जाएगी, CO2 लेके जाएगी, ठीक है, CO2 लेकर आ रही है टिश्यू सेल्स से। तो जो ये ब्लू वाली है ये क्या लेकर आ रही हैं, जो ब्लू वाली है, जो ये वेन्यूल्स हैं ये क्या लेकर आ रही हैं, CO2 लेकर आ रही हैं। ये जो वेन्यूल्स हैं ब्लू कलर में, पर्पल कलर में, ये क्या लेकर आ रही हैं, टिश्यूज से CO2 लेकर आ रही हैं। CO2 ये किसको दे देंगी, एल्वियोलाई को क्या दे देंगी, CO2 दे देंगी। अब जो एल्वियोलाई है वो इन आर्टीरियोल्स को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। आर्टीरियोल्स को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। तो ये क्या करेंगे, ये तो ऑक्सीजन लेके चली जाएंगी, किसके पास चली जाएंगी, टिश्यूज के सेल्स के पास में। और ये टिश्यू के सेल्स से आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, CO2 लेकर आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ कि जो एल्वियोलाई है उसने ब्लड को क्या दिया, उसने ब्लड को दिया ऑक्सीजन, और ब्लड ने एल्वियोलाई को क्या दिया, ब्लड ने एल्वियोलाई को दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो किससे लाया था, टिश्यूज से। ये तो हो गया ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। अब हम देखेंगे ब्लड और टिश्यू के सेल्स के बीच में, ब्लड और टिश्यू के सेल्स के बीच में। तो ब्लड क्या लेकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन लेकर आ रहा है एल्वियोलाई से, ऑक्सीजन देगा, और टिश्यू सेल्स ब्लड को क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमारे हो गए फॉलो,
इसके बाद में एक स्टेप हमारा और बचता है कि जो ऑक्सीजन है उसको कौन यूटिलाइज कर लेगा, सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अगर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया कि ये मैकेनिज्म था रेस्पिरेशन का। अब हम देखेंगे क्या कि ये हो कैसे रहा है, क्या देखेंगे कि हो कैसे रहा है, कैसे हम सांस अंदर खींचते हैं और कैसे हम सांस को कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर फेंकते हैं। अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, कौन कौन काम करता है लंग्स को एक्सपैंड करने में, कौन सी मसल्स काम आती हैं, डायफ्राम का क्या काम होता है, वापस लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस कैसे आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है एयर का बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स, इसको हमने क्या बोला है, ब्रीदिंग बोला है, ठीक है। अब जो ब्रीदिंग है दैट इज अफेक्टेड, किससे अफेक्ट होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। पहले तो एक्सपैंड होंगे, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो लंग्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो एक्सपैंड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। सो देयर आर मेनली टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस हैं बाय विच लंग्स आर एक्सपैंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होगा, लंग्स जब क्या हो रहे हैं, उनमें हवा भर रही है तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम increases and decreases the diameter of the thoracic cavity। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था पहले डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे ऐसे चेस्ट था, यहाँ पे उस इंसान ने ऑक्सीजन अंदर ली थी, यहाँ पे क्या थी, रिब्स थी, और क्या हुआ था, चेस्ट एक्सपैंड हुआ था। चेस्ट क्या हुआ था, एक्सपैंड हुआ था कि नहीं हुआ था, हवा अंदर लेने से चेस्ट एक्सपैंड हुआ, रिब्स का ऊपर मूवमेंट हुआ, और डायफ्राम क्या है, ये क्या है, पिंक कलर में जो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये क्या है, डायफ्राम है। क्या है ये, डायफ्राम है। और ब्रीदिंग के लिए, इंस्पिरेशन के लिए डायफ्राम को क्या होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। डायफ्राम को क्या होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, नीचे की तरफ। कहाँ खींचेगा डायफ्राम, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि जो थोरैसिक कैविटी है उसका डायमीटर, उसकी कैविटी बढ़ जाए, ताकि यहाँ पे क्या अकोमोडेट हो सके, ताकि यहाँ पे एयर अकोमोडेट हो सके, ठीक है। अब यही हमने देखा था कि जब क्या हो रहा था, एक्सपिरेशन हो रहा था, तो ये वापस अपने अपने जगह चले गए, चेस्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और जो डायफ्राम है वो ऐसे आ गया था, इस पोजीशन में आ गया था। तो डायफ्राम यहाँ क्या हो गया था, रिलैक्स हो गया था। डायफ्राम क्या हो गया था, रिलैक्स हो गया था, जिससे कि हवा वापस से बाहर पुश आउट हो गई थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपिरेशन हो गया था। इतनी बात याद आई। सो यहाँ पर क्या, कौन काम कर रहा है, हमारा डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नंबर 1 की ब्रीदिंग में डायफ्राम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात समझ आई। सो फिर क्या है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। इसके साथ साथ में हमने क्या पढ़ा था,
चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है और चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो चेस्ट को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? रिब्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो यहाँ पे बोन्स हैं जिन्होंने आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, उनको आप क्या बोलते हो? रिब्स बोलते हो। तो जो एलिवेशन है, उनका जो उठना है और उनका जो बैठना है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? रिब्स जो है उनका उठना बैठना कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉस्टल मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, विच लेंथन्स एंड शॉर्टन्स द थोरैसिक कैविटी। जब रिब्स क्या है, अगर रिब्स ऊपर ही नहीं उठेंगी, अगर रिब्स ऊपर ही नहीं उठेंगी तो क्या लंग्स एक्सपैंड हो पाएंगे? मान लीजिए अगर आपने एक गुब्बारे को एक जाली में बंद कर दिया, एक केज में बंद कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे का साइज, यहाँ एक नई स्लाइड लेकर आपको समझाऊं जरा। तो चलो देखो क्या है, हमने यहाँ पर एक क्या ले ली? जाली ले ली। क्या ले ली? जाली ले ली। मान लो ये एक जाली है, ठीक है। मान लो ये एक जाली है और इसमें क्या है? इसमें मैंने एक गुब्बारा रखा। अब गुब्बारे को मैंने क्या किया? इन्फ्लेट किया। मैंने गुब्बारे को हवा भरी। अब मान लो इस गुब्बारे में और हवा भरी जा सकती है, मान लो इस गुब्बारे में और हवा भरी जा सकती है, लेकिन ये गुब्बारा इस पिंजरे में बंद है। लेकिन ये गुब्बारा इस पिंजरे में बंद है और ये पिंजरा फ्लेक्सिबल नहीं है। ये पिंजरा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो क्या ये गुब्बारा और फूल पाएगा? नहीं फूल पाएगा। लेकिन अगर हम यही बोले कि ये पिंजरा फ्लेक्सिबल है, ये पिंजरा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो अब क्या होगा? ये गुब्बारे को अब हम अगर ज़्यादा हवा भरेंगे इस गुब्बारे में, तो ये गुब्बारा तो और भी बड़ा हो जाएगा, साथ साथ में ये पिंजरा भी बड़ा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? तो ये जो पिंजरा है ये हमारी रिब्स है। जो पिंजरा है, जो केज है, ये हमारी रिब्स है, जो कि इंटरकॉस्टल एंड एक्सटर्नल कॉस्टल मसल से क्या है? इंटरनल कॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स इनका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कंट्रोल करती हैं, जिससे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स, छाती ऊपर उठ के आती है। तो ये कैसे एक्सपैंड हुई? क्योंकि यहाँ किसका काम है? एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स का काम है, जो कि रिब्स को बाहर खींच के ला रहे हैं और वापस उनको पिचका कौन रहा है? इंटरनल कॉस्टल मसल्स। इंटरनल कॉस्टल मसल क्या कर रही हैं? वापस रिब्स को पिचका रही हैं, ताकि जब लंग्स में से क्या निकल रही है? हवा बाहर आ रही है, एक्सपिरेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फिर से मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आई हूँ। एक तो मैं डायग्राम बहुत लेकर आती हूँ आपके लिए, लेकिन उससे समझ भी तो आता है। तो रिब केज एक्सपैंड्स एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हो रहा है? रिब केज जो है वो बड़ा हो रहा है। देखो रिब केज ऊपर उठ रहा है ना, इस तरफ से भी ऊपर उठ रहा है और इस तरफ से भी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जो रिब की जो मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनको ऊपर की तरफ खींच रही हैं, बाहर की तरफ खींच रही हैं, एलिवेट हो रहे हैं। और जो डायफ्राम है वो सांस लेने के टाइम में नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस सब से क्या होगा? जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, जिसमें हमारे लंग्स बैठे हुए हैं, वो कैविटी का बढ़ जाएगा एरिया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए, फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। अब मान लीजिए जब सांस एक्सेल करी गई, बाहर छोड़ी गई, तो रिब्स वापस से यहाँ पे तो ऊपर की तरफ उठी नहीं, अब वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ दबाई जाएंगी। उनके जो मसल्स है वो रिलैक्स हो गए। जो रिब मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो यहाँ पे रिलैक्स हो गए। तो जो रिब केज है, इसको भी क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। रिब केज वापस से संकुचित हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो लंग्स भी क्या होंगे? पिचक जाएंगे। और डायफ्राम पहले जो यहाँ था वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वापस से रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम का मूवमेंट कैसा हो गया? अपवर्ड हो गया। और यहाँ पे डायफ्राम का मूवमेंट कैसा था? डाउनवर्ड था। तो डायफ्राम मूव्स डाउन एंड डायफ्राम मूव्स अप ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। बहुत ही बड़ा डायग्राम है, अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं इंस्पिरेशन पे। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर अंदर जाती है। डायफ्राम जो है, डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स
एंड एब्डोमिनल मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कौन कौन प्ले कर रहा है इंस्पिरेशन में? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब के बीच की जो मसल्स होती हैं वो काम करेंगी। और एब्डोमिनल मसल्स भी काम करेंगी। कैसे काम करेंगे अब ये एब्डोमिनल मसल्स? आप बोलोगे एब्डोमिनल मसल्स कैसे काम कर रही है? मान लो जब आप सांस ले रहे हो तो जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं वो नीचे पुश होंगे ना, उनको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं ताकि जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा सा, जो लंग है उसको फैलने की जगह मिल सके। तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं ताकि जब लंग फैल रहा है तो वो एब्डोमिनल मसल्स उनको जगह दे सके। ठीक है, डायफ्राम की अगर हम पहले बात करें तो डायफ्राम का रोल क्या है ब्रीदिंग में? डायफ्राम एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। डायफ्राम क्या है? फ्लैट हो जाता है और वो क्या हो जाता है? लोअर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर्स। जब डायफ्राम क्या होता है, अगर ऐसे डायफ्राम रहता है, ये क्या है? रिब केज है। डायफ्राम जब ऐसे रहता है, राइट, डायफ्राम क्या है? जब ऐसे रिलैक्स्ड रहता है तब सारी हवा कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। लेकिन जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरासिक कैविटी में या फिर लंग्स में लो एयर प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो एयर प्रेशर। इस लो एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है। क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है, एयर अंदर खींचती है। ठीक है, so diaphragm becomes flat and gets lowered by contraction, thereby increasing the volume। किसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है? थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कैसे बढ़ती है? ऐसे बढ़ती है, वर्टिकली इन लेंथ, क्योंकि डायफ्राम यूं खींच रहा है और जो रिब्स हैं वो ऐसे खींच रही हैं एक्सटर्नली। तो क्या होगा? बलून कैसा? बलून को ऊपर से नीचे से भी खींचा गया और ऐसे बाहर चारों तरफ भी खींच रहा है। तो क्या हो रहा है? चारों तरफ से क्या हो रहा है? चारों तरफ से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ रही है। इतनी बात समझ आए? आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं? जो रिब्स होते हैं उनको बाहर की तरफ खींचते हैं ताकि वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करे और लंग्स में क्या हो सके? लंग्स को फैलने की जगह मिल सके। सो दे अकर बिटवीन द रिब्स। क्या बोला मैंने? कि वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिब्स को खींचती हैं और स्टर्नम को खींचती हैं ऊपर की तरफ। तो हम क्या, जब सांस लेते तो हमारी छाती बाहर आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती है? इंटरकॉस्टल मसल्स ऊपर की तरफ इन बोन्स को खींचती हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, thus increasing the volume of the thoracic cavity। दूसरा फंक्शन हो गया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, किसमें? इंस्पिरेशन में, सांस अंदर लेने में। अब ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स का भी डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपके यहाँ पर छप जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये रिब्स है। ये क्या है? एक रिब, दो रिब, तीन रिब, चार रिब, ये सारी रिब्स हैं। इन दो रिब्स के बीच में जो बाहर की जो मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठाती हैं। इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो रिब्स को वापस अपने अंदर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खींच के लाएंगी, उनको संकुचित करेंगी, उनको क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये क्या है? देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये दिख रही हैं ऐसे, और ये क्या है? स्टर्नम है। अभी हमने पढ़ा ना कि रिब्स को और स्टर्नम को उठाती है, रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ उठाती हैं। ये रिब्स हैं और ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा एब्डोमिनल मसल्स का रोल। इंस्पिरेशन में जब हम सांस अंदर ले रहे हैं
तो थोरैसिक कैविटी तो बड़ी हो गई, वॉल्यूम तो बड़ा हो गया, लेकिन आसपास भी जो हमारे अंग रह रहे हैं उनको भी तो दिक्कत हो सकती है। तो उनसे जगह लेने के लिए कौन काम करेगा? एब्डोमिनल मसल्स काम करेंगी। ये मसल्स क्या करती है? रिलैक्स करती हैं और अलाउ करती हैं कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ताकि थोड़ा सा दबाव पड़ सके दूसरे ऑर्गन्स पे, क्योंकि लंग क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। सो द एब्डोमिनल मसल्स प्ले अ पैसिव रोल इन इंस्पिरेशन। अब उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है, उनको तो डायफ्राम ऊपर से धक्का दे रहा है ना, और वो तो अभी रिलैक्स बैठी है, तो वो कहेंगी ठीक है भाई मेरे को धक्का दे दो, है ना, ऐसे ही करेंगी ना। तो ये उन्होंने क्या किया कि भाई तुम अपना काम करो, तुम अपना क्या करो? काम करो, और मैं अभी आराम कर रही हूँ। कौन बोल रहा है ऐसा? एब्डोमिनल मसल्स बोल रही हैं, ठीक है। तो किस किस का फंक्शन हुआ? 3 चीजों का इंस्पिरेशन में फंक्शन हुआ। इंस्पिरेशन में क्या क्या हुआ? इंस्पिरेशन में, चलो एक नई स्लाइड लेकर लिखते हैं इसको, आ जाओ जी। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंस्पिरेशन के बारे में, ऐसे हम आगे एक्सपिरेशन के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। वापस से कोई दिक्कत नहीं, इसी स्लाइड पे आ जाएंगे। तो 3 चीज़ों का यहाँ पे काम है। किस किस का काम है भैया, ज़रा ये बता दो। तो यहाँ पर है हमारा काम, एक तो डायफ्राम का। तो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम का, रिब्स में कौन आती है? एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स आती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और तीसरा कौन था? एब्डोमिनल मसल्स। इसका तो पैसिव रोल है, एब्डोमिनल मसल्स। ये तो कहती है तुम्हारे को जो करना है कर लो, मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो लेंथ वाइज बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उसका मूवमेंट कैसा रहता है? उसका जो मूवमेंट है, डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो कैसा है? डाउनवर्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं? ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ये किसको? रिब्स को, साथ ही में स्टर्नम को अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, आउटवर्ड मूवमेंट देती हैं, जिससे कि क्या होता है? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं? इनका काम ही नहीं है, ये क्या करती हैं? आराम, रिलैक्स करती हैं। ये बोलती है जो करना है कर लो। इनका काम क्या है? कंप्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे ये थोड़ा दबाव डालती हैं। जब ये रिलैक्स हो जाती हैं तो दूसरे ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है, जिससे कि क्या होता है? हमारे लंग्स को फैलने की जगह मिलती है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स, ताज़ी हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द एयर प्रेशर। क्या बोला था मैंने कि जो एयर प्रेशर होता है वो लो हो जाता है लंग्स में, जब क्या होता है? नीचे डायफ्राम खिंचता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को बाहर लेकर जाती है। अब अंदर क्या बन गई? खाली जगह बन गई। तो जो हवा है वो हाई प्रेशर से, बाहर बहुत सारी हवा है, अंदर हवा नहीं है। बाहर पे हवा का प्रेशर हाई है, अंदर हवा का प्रेशर लो है। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाएगी? लो प्रेशर में जाएगी। सो द ग्रेटर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी नाउ कॉजेज एयर टू फ्लो रैपिडली इनटू एक्सटर्नल लेयर्स। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए इंटरनल लेयर्स पे पहुंच जाएगी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। चलो इसका वो देख लेते हैं, फ्लो चार्ट। एक्सटर्नल लेयर से हवा गई, नेजल कैविटी में पहुंची, इंटरनल लेयर से पहुंची फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया। यहाँ पे आप लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में एक एरो लगाओगे, ठीक है। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई। ये किसका मूवमेंट हुआ? ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ।
ठीक है। फ्रॉम द alveoli ऑक्सीजन passes into the blood of the capillaries and carbon dioxide diffuses out from the blood to the lumen of the alveoli। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एक्सपिरेशन पे। तो एक्सपिरेशन क्या है कि हम जो हमारी गंदी सांस है, मतलब जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फाउल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाली जाती है फ्रॉम द लंग्स। इतनी बात समझ आई। एक्सपिरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है, हमने पढ़ा हुआ है ये। अब डायफ्राम क्या करेगा, इसमें भी उन तीनों मसल्स का काम आएगा जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी थी। इसके लिए चलो नई स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा पॉइंटर का साइज बढ़ा लेते हैं और टेबल बना लेते हैं। आओ चलो टेबल बनाते हैं। क्या क्या है, कौन कौन काम करता है, कौन कौन काम करता है। अब हम यहाँ पर किसका टेबल बना रहे हैं, एक्सपिरेशन का टेबल बना रहे हैं। किसका टेबल बना रहे हैं, एक्सपिरेशन, ठीक है। एक्सपिरेशन हो गया। मूवमेंट देखेंगे हम मसल्स का, कौन कौन सी मसल्स का हम मूवमेंट देख रहे थे यहाँ पे, बताओ। डायफ्राम एंड अब हम यहाँ किसका देखेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स देखेंगे कि नहीं। और हम किसका देखेंगे, एब्डोमिनल मसल्स का। किसका देखेंगे, एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। अब एब्डोमिनल मसल्स, सॉरी, डायफ्राम क्या करेगा, यहाँ पे जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, एक्सपिरेशन कैसे होगा, रिलैक्स करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा उसका, रिलैक्स करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा उसका, ठीक है। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स किया, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, जगह कम हो गई, थोरैसिक कैविटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स संकुचित हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो जो रिब्स हैं, साथ ही में जो स्टर्नम है, जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है वो कैसी होंगी, उनका मूवमेंट होएगा इनवर्ड, अंदर की तरफ खींचा जाएगा उनको। साथ ही में क्या होएगा, डाउनवर्ड होएंगी, वो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था। पहले क्या हुआ था, चेस्ट अपवर्ड जा रहा था, अब डाउनवर्ड जाएगा। और जो एब्डोमिनल मसल्स पहले आराम कर रही थी, अब वो काम करेंगी, मतलब क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। उनका मूवमेंट कैसे होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो क्या होएगा, दूसरे ऑर्गन्स जो हैं रिलैक्स करेंगे, दूसरे ऑर्गन्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो जो डायफ्राम है, मसल फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसका काम क्या है, इसमें इस पूरे सारी मसल्स का काम क्या है। इन सारी मसल्स का काम है कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, क्या है, थोरैसिक कैविटी, इसकी वॉल्यूम को क्या करना है, हमारे को इसकी वॉल्यूम को क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, ठीक है। ये ए है यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी कम करनी है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सो दैट दे पुल द रिब्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, ताकि क्या हो, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का साइज हम क्या करेंगे, कम करेंगे। एब्डोमिनल मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जो हैं, कंप्रेस द एब्डोमेन एंड पुशेस इट्स कंटेंट टुवर्ड्स द डायफ्राम। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स आर मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में काम किसका है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का और एब्डोमिनल मसल्स का और डायफ्राम का, जो अपवर्ड जाता है। मूवमेंट ऑफ फाउल एयर आउट ऑफ द लंग्स, उसका रास्ता देखें कि CO2 लंग्स से बाहर कैसे आता है। तो एल्वियोलाई में ब्लड ने क्या दिया, ब्लड ने क्या किया, एल्वियोलाई को CO2 दे दिया।
एल्वियोलाई को CO2 देते ही वो एल्वियोलर डक्ट में जाएगा, उल्टा प्रोसेस होगा पूरा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लॉटिस से फेरिंग्स में, इंटरनल लेयर से नेजल कैविटी में, एक्सटर्नल लेयर्स और आउटसाइड इन्वायरमेंट में हवा को छोड़ दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन इज सिंपलर देन दैट ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो मसल्स का काम है, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, अब क्या है जो थोरैसिक वर्सेस एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। कभी भी अगर आपने ध्यान लगाया हो, मेडिटेशन किया हो, तो हमेशा कहा जाता है कि सांस एब्डोमिन से लो, पेट से सांस लो, छाती से नहीं, पेट से अगर तुम सांस लोगे तो तुम ज़्यादा सांस अंदर भरोगे और ज़्यादा सांस छोड़ोगे। तो क्या है, जो ह्यूमन मेल्स हैं, आदमी है जो नर है, उनमें जो लेटरल मूवमेंट होता है थोरैक्स का वो 25% ब्रीदिंग होता है, जबकि एब्डोमिनल मूवमेंट जो है वो 75% होता है। जबकि प्रेग्नेंट विमेन में पूरा का पूरा जो ब्रीदिंग होता है लेटरल मूवमेंट थोरैक्स से होता है, क्योंकि उनका एब्डोमेन तो कौन कवर कर लेता है, बेबी कवर कर लेता है, शिशु कवर कर लेता है। ब्रीदिंग ऑफ वुमेन इज ऑफन रिगार्डेड एज थोरैसिक वाइल मेल्स क्या है, एब्डोमिनल, क्योंकि मेल्स में 75% क्या है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ नेजल ब्रीदिंग, हम दो जगह से सांस ले सकते हैं, एक तो नाक से और दूसरा मुंह से। तो यहाँ बताया गया है कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। क्यों, खुद सोच के बताओ। अगर तुम मुंह से सांस लोगे और हवा में क्या है, मिट्टी है, तो वो तो चली जाएगी ना, वो तो चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह में क्या नहीं है, हेयर नहीं है, म्यूकस नहीं है उस डस्ट को, मिट्टी को ट्रैप करने के लिए। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि नेजल ब्रीदिंग करो, नाक से सांस लो, क्योंकि पहली बात तो नाक बनी है इस काम के लिए, नाक एक बनी है इस काम के लिए, तो ये प्राकृतिक क्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। साथ ही में जो एयर इनहेल जब करते हो तुम, उसके साथ में डस्ट, मिट्टी, बैक्टीरिया, कीटाणु भर जाते हैं जो कि नाक में से छन जाते हैं। इसलिए जो एयर अंदर जाती है वो साफ होती है एज कंपेयर टू माउथ। और जो कॉन्के हैं, जो नेजल कॉन्के, हमने 3 बोन्स पढ़ी थी, कौन सी, बोनी रिजेस, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल वाली, वो जो हवा जाती है उसको फिल्टर करती है और गर्म भी करती है, राइट। सो रेस्ट पे जो ब्रीदिंग होती है वो 14 से 18 टाइम्स होती है पर मिनट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, राइट, नॉर्मल मैन में, और बीइंग मोर इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा होती है। मैमल्स में एक नेगेटिव प्रेशर रहता है ब्रीदिंग का, जैसे कि जिससे कि वो अलाउ करते हैं उनको खाना और निगलना एक ही समय पर। ह्यूमन फीमेल में जो थोरैसिक ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, क्योंकि मेल्स में 75% ब्रीदिंग कहाँ से होती है, एब्डोमिनल कैविटी से होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी गणित पढ़नी है हमारे को, हमारा गणित पढ़ने का वक्त आ गया है। रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब हम देखेंगे कि हम कितनी सांस अंदर लेते हैं और कितनी सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि हम लेते कितनी है, लेकिन हम कितनी ले सकते हैं और कितनी छोड़ सकते हैं और कितनी हमारे अंदर ही रहती है। तो सबसे पहले क्या है, जो क्वांटिटी है, जो क्या है, क्वांटिटी है ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव, ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में, उनको बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। कि कितनी ml, कितनी मिलीलीटर ऑफ गैस एयर हम अंदर ले सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, और कितनी मिलीलीटर हम बाहर छोड़ सकते हैं। अब अगर हम दो वॉल्यूम्स को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, पल्मोनरी कैपेसिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लंग की कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। हम ये बोलेंगे कितनी हवा हम छोड़ते हैं और कितनी हवा हम लेते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ। हाफ नहीं रहे, हम नॉर्मली सांस ले रहे, काम कर रहे हैं,
अपने आप चल रही है ब्रीदिंग, काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, अपने आप जो ब्रीदिंग चल रही है उसमें हम जितना ml लेते और छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसको या तो आप TV से मार्क कर सकते हो या फिर आप मार्क कर सकते हो कैपिटल V और नीचे T। ये कितनी लेते हैं हम? 500 ml के करीब लेते हैं। एक हेल्दी इंसान 500 ml की सांस अंदर लेता है छोड़ता है, अंदर लेता है छोड़ता है। इंस्पायर और एक्सपायर अबाउट 6000 to 8000 ml पर मिनट। एक मिनट में आप 14 से 18 बार सांस ले रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो 14 से 18 अब अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस पॉइंट के, इस मात्रा के अनुसार आ जाएगा। लोएस्ट वैल्यू इज ऑफ टाइडल वॉल्यूम, सबसे कम होती है ये। मतलब आप किसी काम में भी व्यस्त हो लेकिन इतनी सांस तो आप अंदर और बाहर छोड़ रहे और ले रही होगे। ठीक है, ये हो गई टाइडल वॉल्यूम। याद रखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने 500 ml तो ली सांस अंदर, लेकिन उसके अलावा आप कितनी और खींच सकते हो। जब हम कहते हैं गहरी सांस लो तो हम क्या करते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते हैं, पेट को भी हम फुला के सांस लेते हैं। तो इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबली, मतलब हम जबरदस्ती उतनी सांस अंदर खींच रहे हैं। और इट इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इट इज अबाउट 2500 से 3000 मिलीलीटर ऑफ एयर। ठीक है, ये हो गई हमारी IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी हमने क्या पढ़ा? टाइडल वॉल्यूम जो 500 थी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि हम 2500 से 3000 ml सांस अंदर ले सकते हैं, जो कि हम काम करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ 500 लेते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि अगर हम जोर लगा के सांस सारी बाहर निकालें, हमारे फेफड़ों को सारा खाली कर दें, तो हम कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हैं? 1000 से 1100 ml, जो कि हम टाइडल वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 500 ml ही करते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सिबली, दम लगा के बाहर छोड़नी है, तब आप 1000 से 1100 ml बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम कि आपने दम लगा के सारी हवा बाहर निकाल दी, लेकिन लंग्स में कितनी हवा भरी हुई है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन स्टिल इन द लंग आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, पूरा अपना शरीर का दम लगा के आपने सारी हवा बाहर निकाल दी, लेकिन फिर भी ऐसा मत सोचना कि आपने सारी हवा बाहर निकाल दी तो लंग्स आपके पिचक जाएंगे, नहीं, उनमें एक अमाउंट ऑफ एयर भरी होती है, दैट इज उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल। बची हुई हवा कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। 4 चीजें पढ़ ली। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, राइट, एंड रेजिडुअल कितनी है? 1100 से 1200 ml। इतनी बात समझ आ गई? रेस्पिरेटरी ये हमारी वॉल्यूम्स थी। अब हम इनको गुणा, जोड़कर, भाग करके अब हम इनकी क्या निकालेंगे? ज़्यादातर क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स को या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे और अलग अलग पल्मोनरी कैपेसिटी निकालेंगे। जब हम 2 वॉल्यूम को जोड़ते हैं या 3 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? एक 2 या 2 से ज़्यादा को जोड़ते हैं तो क्या निकलेगी? पल्मोनरी कैपेसिटी निकलेगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब आप टोटल में कितनी सांस अंदर ले सकते हो? टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या थी आपकी? 500 और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम क्या थी आपकी? क्या थी? 2500 से 3000। इतनी बात समझ आई? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी मैक्सिमम एयर एक पर्सन सांस ले सकता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में, मतलब आपने सांस छोड़ दी, अब आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो, वो कैसे निकलेगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या हो गई आपकी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दूसरी आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब अगर आपने क्या किया है, नॉर्मली सांस ली है, ठीक है, नॉर्मल आपने सांस लिया, लेकिन अब आप कितनी सांस छोड़ सकते हो? टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होगा ये? टीवी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होएगा। तो इससे क्या निकल जाएगी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी हवा आपके लंग्स में रहेगी आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब क्या है? आपने सांस बाहर छोड़ दी, अब आपके अंदर कितनी सांस है, अब आपके अंदर कितनी सांस बची है। दिस इंक्लूड्स रेसिडुअल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या हुआ? अब ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है, कितनी रेसिडुअल कैपेसिटी है। रेसिडुअल हमने वॉल्यूम पढ़ा था कि आपने सारी हवा बाहर निकाल दी, सारी हवा बाहर निकाल दी, फिर भी आपके अंदर 1100 से 1200 ml बची हुई थी। उसमें से फंक्शनल कितनी है, उसमें से फंक्शनल कितनी है वो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस आपने जो दम लगा के बाहर हवा निकाली वो, दैट इज ERV। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब आपने दम लगा के सारी हवा खाली कर दी। क्या किया आपने? दम लगा के सारी हवा बाहर खाली कर दी, उसके बाद आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो, वो वाइटल कैपेसिटी। या फिर आपने दम लगा के सारी सांस अंदर ले ली, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, कि आप कितनी सांस पूरी अंदर खींच सकते हो। ठीक है, पहले आपने दम लगा के छोड़ा और फिर आपने दम लगा के सांस अंदर ले ली। ठीक है, ओके, वो हो गई वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा? इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आएगी, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगी। ठीक है, सो VC वेरीज फ्रॉम 3400 ml टू 4800 ml डिपेंडिंग अपॉन एज, सेक्स एंड हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये डिपेंड करता है कि आदमी नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, या फिर वो उसका बच्चा है, अपने यूथ है, जवानी में है, या राइट, या फिर क्या है, बूढ़ा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है और उसकी हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है उस आदमी की। जो वाइटल कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एथलीट्स में, जो क्या है, दौड़ने वाले लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होती है, मतलब वो मैक्सिमम हवा अपने अंदर भर सकते हैं। जो माउंटेन्स में रहते हैं उनमें भी ज़्यादा होती है और साथ ही में मेन में भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विमेन, एंड बच्चों में भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बूढ़े लोग, ओल्ड पर्सन। टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। अभी हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन से क्या वॉल्यूम हुई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, रेस्पिरेटरी पैसेज भी ऐड कर दिया। तो ये क्या हुई, टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हमने नहीं इन्वॉल्व किया था रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग कैपेसिटी में हमने रेस्पिरेटरी पैसेज भी ऐड कर दिया है। इसमें क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी आएगी, साथ में क्या आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी किसकी थी, सिर्फ लंग्स की थी। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी पैसेज में भी जो हवा है ट्रैकिया में फंस गई हो या ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में फंस गई हो, उसकी हवा भी हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं TLC। ठीक है, ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर अबाउट 20 to 25% लेस इन विमेन। विमेन में, औरतों में ज़्यादातर ये कैपेसिटीज 20 से 25% आपको कम मिलेगी, एंड दे आर ग्रेटर इन टॉल पर्सन। और किसमें, जो लंबे होते हैं लोग, उनमें ज़्यादा मिलेगी। एथलीट्स देन इन स्मॉल एंड एस्थेनिक स्लाइटली बिल्ड पीपल में। ठीक है, अब ये एक ग्राफ है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सब के फॉर्मूला आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि जो 30 से 37 वॉल्यूम पर केजी है, जो 30 से 37 वॉल्यूम पर केजी है, वो क्या है, ये जो बीच वाली है ये क्या है हमारी, ये है हमारी जो इन दो लाइंस के बीच में चल रही है, ये क्या है, ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है। मतलब नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, काम कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब क्या, हमारी टाइडल वॉल्यूम। देखो
यहाँ पे क्या है, हमारी टाइडल वॉल्यूम है, यही वाला कलर यूज करते हैं, जो ये दोनों लाइंस के बीच में है वो क्या है, हमारी टाइडल वॉल्यूम, जो कि क्या थी, हमारी 500 ml थी। ठीक है, अब हम अगर कोशिश करेंगे और इस टाइडल वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे और ज़्यादा सांस लेकर आएंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये जो ये ऊंचाई भरी है ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, अभी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम, कैपेसिटी पे नहीं आए। तो ये जो ऊंचा हमने एक्स्ट्रा जो सांस लिए वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम जो हमने छोड़ी है बाहर, उसमें अगर हम दम लगा के छोड़ें तो हम इतनी हवा और छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये जो इन दोनों लाइन के बीच में है ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हवा लंग्स में रहेगी हमेशा, कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, वो ये है जिसको क्या बोला गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम। कि आप चाहे एक्सपिरेशन कर लो चाहे इंस्पिरेशन कर लो, दम लगा के कर लो, दोनों में से इतनी हवा हमेशा रहेगी। ठीक है, मान ली। तो ये चारों आपकी वॉल्यूम्स आ गई। अब हम बढ़ेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम और आप कितनी जोर लगा के सांस ले सकते हो। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व, इन दोनों को आप अगर जब जोड़ दोगे, किसको जोड़ोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व को आप जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को जोड़ोगे तो आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। ऐसे ही जब आप एक्सपिरेटरी रिजर्व और टाइडल वॉल्यूम को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब उसमें क्या आएगा, आपके अंदर कितनी हवा बच रही है। आपने दम लगा के छोड़ दिया हवा को बाहर, साथ ही में आपके पास में क्या है, हवा अंदर कुछ तो रहेगी। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपने दम लगा के कितनी सांस ले ली, टाइडल वॉल्यूम आपकी कितनी है और दम लगा के आपने कितना एक्सपिरेशन कर लिया। तो मतलब आपने यहाँ तक तो दम लगा के सांस ली, ये बीच का टाइडल वॉल्यूम भी हो गया और यहाँ पर दम लगा के जो छोड़ने वाला वॉल्यूम भी था वो भी हो गया। मतलब IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम हम देख ही चुके हैं। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है कि कितनी आप वाइटल कैपेसिटी में आप सांस अंदर ले सकते हो। मतलब IRV प्लस ERV प्लस TV टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब चारों वॉल्यूम्स को जब आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट पे। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है कितना ml हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। जब हमने खाने को ऑक्सीडाइज किया तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाय कितना हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ओके। सो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, रेशियो है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी कोशेंट अलग अलग रहता है फॉर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, प्रोटीन के लिए अलग लगेगा, वॉलेटाइल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए अलग लगेगा। तो ग्लूकोज की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो है 1।
मतलब कि आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, प्रोड्यूस किया, और 6 ही हमने क्या किए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी किया। क्या हुआ, 6 ही हमने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी किया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, राइट। फॉर फैट्स इट इज अबाउट 0.7%, फॉर प्रोटीन्स इट इज अबाउट 0.9%, एंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे क्या होगा, ये 6 CO2 नहीं होएगा, ये 6 O2 होएगा। क्या होएगा, 6 O2 होएगा, इसको करेक्ट कर लेना। एंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स इट इज अबाउट 1.3 और 1.4 R3। अब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहां पे आप किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हो, मतलब नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जब भी नीचे वाले डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, या फिर हमारी वैल्यू क्या आती है, RQ इन्फिनिटी आती है। और ये किस में होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके ऊपर आपके सवाल बन के आते हैं नीट में। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहां पर कोई भी कंजम्पशन नहीं होता है ऑक्सीजन का, फुल स्टॉप, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ज्यादातर केसेस में। अल्कोहल में देखा था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। सो देयरफॉर रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इन्फिनिटी। क्या हुआ, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या इंडिकेट करता है कि कैसे टाइप का खाना ऑक्सीडाइज हो रहा है बॉडी में, एनिमल की ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेटरी कोशेंट को निकालते किससे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर। इसको मार्क कर लेंगे, गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर का क्वेश्चन भी नीट में आया है। ठीक है, तो बेटा आज हमने हमारे रेस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का गणित भी पढ़ लिया। था ना कितना आसान, और वो जो ग्राफ था उसके साथ तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, मिलेंगे अगली कक्षा में, आप ये सब रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का चैप्टर है वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप रिवाइज नहीं करके आओगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो क्या चाहते हो आपकी दिक्कत हो, आपको नहीं ना, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सारा रिवाइज करके आएंगे, दोनों पिछली क्लासेस, ये वाली भी और इससे पिछली क्लास भी रेस्पिरेशन की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।